दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द इनविजिबल बॉय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक पागलखाने को देखते हैं जहाँ पर एक पागल दीवार पर कोई नक्शा बना रहा होता है, लेकिन नक्शा बनाते अचानक ये नीचे गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ पर एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जो इस पागल से वो नक्शा बनवा रहा था, क्योंकि ये किसी को ढूंढना चाहता था, इसलिए ये इस पागल से नक्शा बनवा रहा था। फिर दूसरे सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक होता है। माइक अपनी एक क्लासमेट को पसंद किया करता था, लेकिन इस बारे में आज तक इसने उसे नहीं बताया था कि ये उसे पसंद करता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मीला होता है। इसलिए ये हमेशा उसकी वीडियोज़ और पिक्चर बनाया करता था और बाद में उन्हें देखता था। फिर एक दिन इनके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है जो यहाँ सबको बताती है कि आपका एक क्लासमेट काफ़ी दिनों से मिसिंग है और वो अभी तक नहीं मिला। ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि माइक मदर होती है। फिर यहाँ पर अचानक माइक के नाक से खून आने लगता है, तभी वो फ़ौरन वॉशरूम चला जाता है। यहाँ पर इसके स्कूल के बच्चे जो कि इसे तंग किया करते थे वो इसे यहाँ भी तंग करने लगते हैं, क्योंकि माइक बहुत शर्मीला होता है और इसे ठीक तरह से बात भी नहीं करनी आती थी। इसलिए जब कोई भी इसे तंग करता तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाता था। माइक इन सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था और वो सोचता था कि कोई ऐसा दिन भी आएगा जब मैं इन्हें इनकी हरकतों का मज़ा चखाऊंगा, क्योंकि आज रात माइक की क्लासमेट के घर पार्टी होती है, इसलिए वो आज बहुत एक्साइटेड होता है। फिर वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है जहाँ पर वो अपने लिए एक कॉस्ट्यूम पसंद करने लगता है। तभी यहाँ पर एक बच्चा इसे कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूँ। तो माइक इससे पूछता है कि क्या ये मुझ पर सूट करेगा। तो वो बच्चा कहता है बिल्कुल, इससे तुम बहुत अच्छे लगोगे और तुम में पावर्स भी आ जाएंगी। माइक इसकी बात को एक मजाक समझता है और वो कॉस्ट्यूम खरीदकर घर ले आता है। फिर घर आकर वो एक सोफे पर बैठा होता है और काफ़ी उदास भी होता है। तभी इसकी माँ माइक से पूछती है कि क्या बात है। तो वो कहता है कि पार्टी में बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम इतना अच्छा नहीं है। फिर इसकी माँ कहती है कि जैसे तुम हो वैसे ही रहना, कभी भी किसी दूसरे को कॉपी ना करना, नहीं तो जो अच्छाइयाँ तुम्हारे अंदर हैं वो भी दब कर रह जाएंगी। देखना मेरा बेटा सबसे अच्छा लगेगा। क्योंकि माइक के डैड की डेथ हो चुकी थी, इसलिए इसकी माँ इसे बहुत प्यार किया करती थी। माइक अपने फादर को बहुत मिस करता था और सोचता था कि अगर आज वो जिंदा होते तो जो बच्चे मुझे तंग करते हैं वो इन्हें सबक सिखा देते। फिर माइक तैयार होकर पार्टी में चला जाता है। यहाँ पर सारे बच्चे माइक को तंग करने लगते हैं। वो माइक से कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने अपने मोबाइल में उस लड़की की वीडियोज़ और पिक्चर रखी हुई हैं। तुम उस लड़की को पसंद तो करते हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम खुफिया तौर पर उस लड़की की पिक्चर और वीडियोस बनाते हो। जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। फिर वो उस लड़की की वीडियोस वहाँ पर मौजूद एक बड़ी स्क्रीन पर चला देते हैं, जिसे देखकर उस लड़की को माइक पर बहुत गुस्सा आता है। तभी माइक खुद को एक वॉशरूम में बंद कर लेता है। फिर बाहर से लड़के इसे तंग करने लगते हैं कि माइक बेचारा एक लड़की से डर गया। माइक इन सब के सामने नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो सब बहुत बदतमीज होते हैं। फिर माइक शीशे के सामने खड़ा होकर बात करने लगता है कि उस बच्चे ने तो कहा था कि इस कॉस्ट्यूम से मुझ में पावर्स आ जाएंगी। फिर वो कॉस्ट्यूम से कहता है कि क्या पावर्स हैं तुम्हारी, क्या तुम अभी मुझे गायब कर सकते हो। इसी दौरान यहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है और जब दोबारा लाइट ऑन होती है तो माइक वाकई गायब हो चुका होता है। फिर माइक घर जाता है और वो बहुत खुश भी होता है और कहता है कि मुझे हेल्प मिली है और अब मैं जब चाहूँ उन लड़कों से बदला ले सकता हूँ। फिर माइक क्लास में जाता है, लेकिन वो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा होता और इसी बात का वो काफ़ी फ़ायदा भी उठाता है। यहाँ पर वो एक टीचर पर इंक फेंक देता है, जिससे टीचर को ऐसा लगता है कि इंक वहाँ पर बैठे किसी बच्चे ने फेंकी है। तभी वो एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देती है। फिर इसी तरह वो दूसरे लड़कों से भी बदला लेता है। इसके बाद पता चलता है कि स्कूल से 2 बच्चे और मिसिंग हैं, लेकिन उन बच्चों ने मिसिंग होने से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें वो कहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जा रहे हैं, हम अपने घर से बहुत तंग आ चुके हैं, अब हम अकेले रहना चाहते हैं और एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। फिर एक दिन इनके स्कूल एक डॉक्टर आता है जो बच्चों को समझाता है कि तुम सब अभी बहुत छोटे हो और वालिदैन तो सब के लिए ज़रूरी होते हैं, वो आपकी बेहतरी ही चाहते हैं, वरना किसी और का बच्चा जो मर्ज़ी करता रहे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। आप सब इस बात को समझने की कोशिश करें। इसी दौरान माइक को लगता है कि वो दोबारा गायब हो रहा है, इसलिए वो यहाँ से बाहर चला जाता है, जिससे सबको ऐसा लगता है कि शायद इसे डॉक्टर की बातें अच्छी नहीं लगीं। फिर जब माइक अपनी सिस्टर के पास आता है तो उसकी सिस्टर जब इसे इस तरह गायब देखती है तो कहती है
کہ بھائی آپ تو ایک سپر ہیرو ہیں۔ تبھی مائک فوراً اپنی بہن کو چپ کراتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ میں اسی دن غائب ہوا تھا جب میں نے وہ کاسٹیوم پہنا تھا۔ اس کاسٹیوم میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ پھر مائک جب اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ مائک غائب ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی ماں کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی جب مائک اپنی ماں کی باتیں سنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا اصل بیٹا نہیں ہے۔ یہ سن کر مائک کو بہت دکھ ہوتا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر مائک کی ماں کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پاس سے اٹھ کر گیا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا بیٹا مائک اب غائب ہو چکا ہے اور وہی ان کے پاس سے اٹھ کر گیا ہے۔ پھر ایک دن جب مائک ایک جھولے پر بیٹھ کر جھولے لے رہا ہوتا ہے تو ایک لڑکی اسے دیکھ لیتی ہے۔ وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ والے جھولے بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگتی ہے، لیکن مائک اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر جلد ہی ان دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اور مائک سوچتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو بتا دے گا کہ وہ مائک ہے جو کہ غائب ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ اسے بتاتا ایک آدمی اس لڑکی کو کڈنیپ کر لیتا ہے۔ مائک اس لڑکی کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے بچا نہیں پاتا۔ پھر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ پتہ لگانے کے لیے اسے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ بچہ تو نہیں جو غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اس بچے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے۔ پھر جب انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس کوئی پاورز نہیں ہیں تو وہ اسے بھی ان دو لڑکوں کے پاس بند کر دیتے ہیں جنہیں یہی چیک کرنے کے لیے یہاں پر لایا گیا تھا۔ دوسری طرف مائک کہتا ہے کہ وہ غائب ہو کر اس لڑکی کو بچانے جائے گا، لیکن جب وہ کاسٹیوم پہننے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے واش کر دیا ہے، جس وجہ سے اب اس میں وہ پاورز نہیں رہیں۔ اس پر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ تو یہی چاہتے تھیں کہ میں کبھی بھی اپنی مرضی نہ کروں، ویسے بھی آپ تو میری اصلی ماں بھی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا جاتا ہے اور بہت تیز سائیکل چلاتے ہوئے سمندر کے کنارے چلا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر مائک سے ایک آدمی ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ جو پاور تمہارے اندر آئی ہیں وہ میرے اندر بھی آئی تھیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ پھر وہ آدمی مائک کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری اصلی ماں کے اندر بھی یہ پاورز تھیں اور وہ بھی غائب ہو سکتی تھی۔ پھر وہ مائک کو بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے جب میں رشیا میں رہا کرتا تھا تو ایک حادثے کی وجہ سے وہ جگہ تباہ ہو گئی تھی، جس کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے وہاں پر موجود کچھ لوگوں کے اندر سپر پاورز آ گئی تھیں۔ پھر ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنائی گئی اور جو آدمی اس ٹیم کو لیڈ کرتا تھا وہ بہت ظالم تھا۔ اس آدمی نے ہم سب کو اپنے پاس قید کر رکھا تھا اور وہ ہمیں یوز کیا کرتا تھا۔ پھر اسی دوران میری وہاں پر ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ لڑکی تمہاری ماں تھی۔ پھر جب تم پیدا ہوئے تو ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم اس جگہ پر نہیں رہو گے، اس لیے ہم دونوں تمہیں وہاں سے لے کر بھاگ گئے، لیکن اس ظالم لیڈر نے ہمارے پیچھے اپنے لوگوں کو لگا دیا۔ تبھی تمہاری ماں نے اپنی جان کی قربانی دی اور مجھے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ وہ بھی غائب ہو سکتی تھی، اس لیے وہ اس وقت کی غائب ہے۔ پھر مجھے لگا کہ میں اکیلا تمہیں نہیں پال سکوں گا اور ایسے ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں اس پولیس آفیسر کے گھر کے باہر رکھ دیا تھا۔ یہ سب سن کر مائک اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے یعنی پاورز اس کاسٹیوم میں نہیں بلکہ میرے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ یہ پاور تمہیں ہم سے ملی ہیں۔ پھر وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں کسی کا مائنڈ بھی پڑھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے جس پولیس آفیسر کے پاس تمہیں چھوڑا تھا وہ ایک بہت اچھی عورت ہے اور وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اس لیے تم ان سے معافی مانگ لینا۔ پھر مائک کی ماں بھی اسے ڈھونڈتے جب یہاں پر آ جاتی ہے تو مائک اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے اور پھر وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں۔ پھر گھر پر اسے وہی ڈاکٹر ملتا ہے جو یہ جانتا تھا کہ مائک غائب ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ مائک سے کچھ راز جاننے کی کوشش کرتا ہے تو مائک وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ مائک کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ ایک شپ میں ہوتی ہے جہاں سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ شپ کے اوپر جاتی ہے جہاں پر ایک سپاٹ لائٹ ہوتی ہے جس کی روشنی کافی دور تک جاتی تھی۔ تبھی وہ لڑکی اس لائٹ کو آن کر دیتی ہے کیونکہ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے، اس لیے مائک فوراً اسے بچانے جاتا ہے۔ دوسری طرف مائک کی ماں پریشان ہونے لگتی ہے اور وہ غصے میں اس ڈاکٹر سے مائک کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے۔ تبھی مائک کے ڈیڈ یہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، مائک جلد ہی واپس آ جائے گا۔ اب مائک کافی زیادہ ہوشیار ہو چکا تھا اور شپ میں جا کر سبھی لوگوں کو بڑی آسانی سے سبق سکھا دیتا ہے۔ پھر جب وہ اس لڑکی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے ہم نے ابھی اور لوگوں کو بچانا ہے۔ تبھی مائک اس لڑکی کو گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے تم اسے اپنے پاس رکھ لو۔
लेकिन वो लड़की माइक पर ही गन पॉइंट कर लेती है, जिसे देखकर माइक बहुत हैरान होता है और सोचता है कि इस लड़की के पीछे ज़रूर किसी और का हाथ है और उसी ने इसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया होगा। फिर बाद में माइक को पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि पैरालाइज होता है, लेकिन उसके पास लोगों को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। वो जिसे भी एक बार टच करता है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है और इसी ने ही उस डॉक्टर और लड़की को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। फिर ये बूढ़ा आदमी जहाज़ को पानी के अंदर ले जाता है क्योंकि ये माइक को एक दूसरी कंट्री में लेकर जाना चाहता था। और जब माइक की मदर और फादर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो माइक को वहाँ से लेकर जा चुके होते हैं। दूसरी तरफ माइक अपनी पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी चीज़ों को तबाह कर देता है और उस बूढ़े आदमी को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर माइक अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और जब ये बाहर आता है तो उसकी माँ इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पर और भी बहुत से लोग होते हैं। फिर माइक यहाँ सब के सामने ही गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर माइक के डैड आते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें ये पावर दुनिया से छुपानी होगी जिस तरह के मैंने छुपा रखी हैं, और इस बात का ख्याल रखना कि लोगों के सामने अपनी पावर को यूज़ ना करना, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना। इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान गुजरेगी। फिर माइक के डैड वहाँ पर मौजूद हर किसी की मेमोरी इरेज कर देते हैं कि जैसे इन सब ने कुछ देखा ही नहीं। फिर अगले दिन जब माइक एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाता है तो वहाँ पर बच्चे फिर इसे तंग करने लगते हैं क्योंकि अब माइक में बहुत कॉन्फिडेंट आ चुका था। इसलिए वो इन बच्चों से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे तंग ना करो। माइक का ऐसा जवाब सुनकर वो बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि माइक की माँ अभी भी जिंदा होती है। इसके अलावा माइक की एक सिस्टर भी होती है। उन्होंने इन दोनों को अलग अलग जगह पर छोड़ा था ताकि ये दोनों सेफ रह सकें। माइक की माँ अब उसकी सिस्टर को तलाश कर रही होती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिए।